हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड राजस्थान जीके की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। उसी क्रम में हम आगे बढ़े अगर दोस्तों, तो हम बात कर चुके थे कल लास्ट क्लास के अंदर सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सिंपल पेंडुलम के 4 लक्षण होते हैं। पहला क्या था, बिंदु द्रव्यमान होगा उसके अंदर। दूसरा लक्षण था आपका क्या, कि जो भी धागा तंतु जो भी आप यूज कर रहे हैं वो भार रहित होना चाहिए, दृढ़ आधार होना चाहिए, घर्षण रहित होने चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि इसमें जो गति का आवर्तकाल होगा वो कितना होगा, 2π√L/g। और बाद में मैंने बताया था कि अगर सरल लोलक के दोलनों हेतु अगर आवर्तकाल पूछा जाए तो कितना होगा, 2π√L/g, जहाँ L होगा कैपिटल L। कैपिटल L का मतलब है प्रभावी लंबाई, और प्रभावी लंबाई बराबर कितना होगा, स्मॉल l प्लस ई प्लस आर। समझ में आ गई थी यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को। फिर मैंने बताया था कि आवर्तकाल किस किस पर निर्भर कर रहा है, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, आयाम पर निर्भर नहीं करता है, उसकी लंबाई और गुरुत्व त्वरण के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में मैंने बोला था कि आज हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंगों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। तो आप टॉपिक डालेंगे स्प्रिंगों का संयोजन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के अंदर हमारा पहला टॉपिक रहेगा श्रेणी क्रम वाला। ठीक है, चलिए तो आप पहला लिखेंगे अ या ए करके, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा स्प्रिंग का, उसको हम डायरेक्ट सीधा जो है अपन डायग्राम वगैरह से ही समझेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ थ्योरी है वो आप लिख लीजिए कि दोनों स्प्रिंगों में कार्यरत बल एक समान होता है, जबकि इनमें विस्तरण क्रमशः y1 तथा y2 भिन्न भिन्न होता है। याद तो बस यही रखना है हमें बेसिकली, कि श्रेणी क्रम के अंदर क्या होगा, दोनों स्प्रिंगों में जो आपका बल लग रहा होगा या जो फोर्स यूज हो रहा होगा वो तो एक समान ही होगा, एक ही बल होगा, लेकिन उन दोनों स्प्रिंगों में जो आपका एक्सटेंशन हो रहा है, विस्तरण हो रहा है, वो y1 और y2 भिन्न भिन्न होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के। अब ये देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम होगा कैसे। तो दोस्तों ये है, सपोज करिए आपका दृढ़ आधार, यहाँ से हमने एक स्प्रिंग लगा दी, फिर यहीं से एक दूसरी स्प्रिंग जुड़ी हुई है, और यहाँ वो मास है m द्रव्यमान का। ठीक है, ये है K1, ये है K2, ये है स्प्रिंग 1, ये है स्प्रिंग 2। ठीक है, स्प्रिंग 1 का कांस्टेंट क्या है, K1, स्प्रिंग 2 का है कांस्टेंट K2। अब जैसे ही आपने इसमें भार लगाया है तो इसमें कुछ न कुछ एक्सटेंशन हुआ होगा। ठीक है, और ये एक्सटेंशन होकर के ये इधर आ जाएगा नीचे, ये इसका द्रव्यमान m। समझ में आ गई बात। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो पहली स्प्रिंग है, इसके अंदर एक्सटेंशन हुआ है, और वो एक्सटेंशन हुआ है सपोज करिए यहाँ तक। ठीक है, दूसरी स्प्रिंग के अंदर
ये एक्सटेंशन हुआ है यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो एक्सटेंशन है ये है y1, क्लियर है। और ये जो एक्सटेंशन है ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2, क्योंकि इसका एक्सटेंशन और इस दूसरी वाली स्प्रिंग का एक्सटेंशन दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसका कांस्टेंट कितना k1, इस दूसरी वाली स्प्रिंग का कांस्टेंट k2, ठीक है। इसमें नीचे क्या लग रहा होगा mg। तो श्रेणी क्रम का संयोजन जब हो रहा होगा तो आप क्या कहेंगे कि दोनों स्प्रिंगों को जो है आपस में आप जोड़ देंगे। अब जैसे ही इनको जोड़ा गया तो अगर आपसे प्रभावी कांस्टेंट पूछा जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। एक तो ये याद रखना है, मेन फॉर्मूला तो ये है, ठीक है। जब भी आप दो स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम संयोजन कर रहे हैं तो उनका प्रभावी स्प्रिंग नियतांक या स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हैं, वो कितना आ जाता है 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। अब यहाँ n स्प्रिंग है तो आप वही कहेंगे क्या, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 1 प्लस ऐसे ऐसे चलता रहेगा। समझ में आ गई बात। तो ये आपका जब भी श्रेणी क्रम संयोजन है तो स्प्रिंग नियतांक क्या आ जाएगा 1/k इज इक्वल टू में, जैसा कि आप कैपेसिटर के अंदर पढ़ते हैं वैसा हो जाएगा। हम या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होते हैं प्रतिरोधों में, जब हम उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं वैसा ही यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट संयोजन की ओर। तो दूसरा संयोजन कौन सा होगा, समांतर क्रम संयोजन बी, ठीक है। तो आप टॉपिक डालेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन का मतलब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि बल एक समान होगा लेकिन विस्तरण y1 और y2 भिन्न भिन्न होगा, वैसे ही आप यहाँ लिखेंगे कि आपकी जो विस्तृत है, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों स्प्रिंग लंबाई में बराबर विस्तृत होती है, ठीक है। दोनों जो स्प्रिंग हैं वो लंबाई में विस्तार तो इनके क्या होगा, बराबर होगा, जबकि दोनों में उत्पन्न प्रत्यानयन बल, दोनों में उत्पन्न प्रत्यानयन बल भिन्न भिन्न होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन की निशानी क्या है कि बल एक समान होगा लेकिन विस्तार अलग अलग होगा। समांतर क्रम संयोजन की निशानी क्या है या कैसे पता चलेगा, तो विस्तार बराबर होगा लेकिन प्रत्यानयन बल जो है आपका F जो है वो अलग अलग होगा। तो इसमें प्रभावी नियतांक क्या आ जाता है, तो उसमें कुछ नहीं होता, k1 प्लस k2 हो जाता है। समांतर क्रम का संयोजन कैसे होता है सर, तो समांतर क्रम के संयोजन में ठीक उसी प्रकार से संयोजन होता है जैसे आपके प्रतिरोधों में होता है। ये दोनों जुड़ गए, इन दोनों का द्रव्यमान एक जोड़ दिया नीचे m का, जो नीचे क्या लगाएगा mg, कांस्टेंट है इसका k1, इसका है कांस्टेंट k2, ठीक है। जैसे ही अब ये लिया तो यहाँ पर कांस्टेंट आपके स्प्रिंग का हो जाएगा, बढ़ जाएगा थोड़ा सा, मतलब लेंथ ये बढ़ा दो, और यहाँ लग जाएगा वापस से द्रव्यमान m। ये नीचे कितना लग रहा होगा mg, इसका कांस्टेंट है k1, इसका कांस्टेंट है k2, ठीक है। एक्सटेंशन इसमें कुछ न कुछ तो हुआ है, ये देख लो इतना। तो ये जो एक्सटेंशन है इस
एक्सटेंशन को हम कह रहे हैं क्या, y। भाई बराबर एक्सटेंशन हुआ है तो y मान लो। जबकि ये फोर्स ये कितना डेवलप कर रहा होगा स्प्रिंग, F1। ये स्प्रिंग कितना डेवलप कर रही होगी, F2। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर फोर्स बराबर क्या हो जाता है फिर, F1 प्लस F2। ठीक है, इसलिए K इक्वल टू क्या आ जाता है दोस्तों, K1 प्लस K2। तो ये है हमारा क्या, प्रभावी स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, ये याद रखना है। समझ में आ गई बात। तो जब हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है तब क्या होगा, तब प्रभावी नियतांक हो जाएगा 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, ऐसे चलता रहेगा। और डायग्राम बनाकर बता दिया। समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, दोनों स्प्रिंग की लंबाई में जो है बराबर विस्तार होगा और दोनों में उत्पन्न जो प्रत्यानयन बल है वो भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, और इसमें प्रभावी स्प्रिंग नियतांक कितना आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ठीक है, अब सर इसके अलावा भी कोई संयोजन होता है, हाँ इसके अलावा भी कई प्रकार के संयोजन होते हैं। तो हम एक अन्य प्रकार का संयोजन भी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब आप लिखेंगे थर्ड, और या हम ये कह सकते हैं सी। तो सी नंबर पर आ जाएगा अन्य संयोजन। ठीक है, अदर कॉम्बिनेशंस। तो अन्य संयोजन में क्या हो जाएगा, अन्य संयोजन में क्या होगा, देखिए इधर ये लगभग आपका जो है ये कह सकते हैं समांतर संयोजन के टाइप का ही होता है बेसिकली, लेकिन एक देखने का नज़रिया अलग होगा। ये लो, ये M जुड़ गया और फिर ये लो, ये दृढ़ आधार, ये स्प्रिंग का कांस्टेंट K2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1। ठीक है, अब इसका डायग्राम दूसरा वाला, जब एक्सटेंशन हुआ भाई ये बॉडी लगते ही थोड़ा सा तो एक्सटेंशन आएगा ही। ये लो आ गया, ये तो M ही रहेगा और ये स्प्रिंग थोड़ी सी दब जाएगी। ठीक है, इसका रहेगा K2, ये रहेगी K1 ही। ठीक, अब देखिए अगर हम देखते हैं तो ये कुछ एक्सटेंशन आया होगा, ये लो, इस एक्सटेंशन को हम कह रहे हैं क्या, y। क्या कह रहे हैं, y। समझ में आ गई बात। अब यहाँ आप एक चीज़ देखिए कि हमारे पास में डायग्राम में m द्रव्यमान की वस्तु है। ठीक है, उसे हमने संयोजित कैसे करा है, तो बीच में वो एक ऊपर स्प्रिंग है, एक नीचे स्प्रिंग है। ठीक है, अब आपके पास में कॉमन सेंस की बात है कि जितनी लंबाई ऊपर वाले स्प्रिंग की बढ़ रही होगी, यानी ऊपर वाली जो स्प्रिंग है वो जितनी ज़्यादा विस्तारित होगी उतनी ही नीचे वाली जो स्प्रिंग है उसको संकुचित भी होना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि ऊपर वाली विस्तारित होती जाएगी और नीचे वाली है उतनी की उतनी रहेगी, कैसे हो सकता है, ये तो फिर तो टूट जाएगी। तो ऊपर वाली स्प्रिंग यानी प्रथम स्प्रिंग में विस्तार अगर y हो रहा है तो दूसरी स्प्रिंग में समान मात्रा में संकुचन भी होगा। समझ में आ गई बात। अब जब एक तरफ विस्तार और दूसरी तरफ संकुचन दोनों ही बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आप दोनों स्प्रिंगों के संयोजन पर परिणामी बल कितना लग रहा होगा, F इज इक्वल टू माइनस KY। अरे भाई इसमें विस्तार हुआ है y, इसमें संकुचन हुआ है y, तो अल्टीमेटली F इक्वल टू माइनस KY आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं अलग अलग की इस स्प्रिंग की तो F1 इज इक्वल टू होगा माइनस K1y और दूसरी स्प्रिंग के लिए प्रत्यानयन बल हो जाएगा माइनस K2y। समझ में आ गई बात। ठीक है, और जो टोटल F इज इक्वल टू माइनस KY है भाई अल्टीमेटली तो y का ही विस्तार हो रहा है तो इन दोनों के बराबर ही होगा, यानी F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो यहाँ से जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो K इज इक्वल टू वापस आ जाएगा K1 प्लस K2। तो हम ये कह सकते हैं जो अन्य संयोजन है
जैसा डायग्राम आपको दिख रहा है ऐसा डायग्राम आपको अगर एग्जाम में दिख रहा है तो आप वहाँ भी समांतर संयोजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वही लगाएंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, एक आदर्श स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान m का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड 2 सेकेंड है यदि इसके साथ 2 किलोग्राम द्रव्यमान और लटका दे तो आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड 3 सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो m का मान ज्ञात करो। समझ में आ गई बात? ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा आपके। क्वेश्चन क्या है कि एक आपके पास में आदर्श स्प्रिंग है। ठीक है, उस स्प्रिंग से लटका हुआ द्रव्यमान जो है वो m है, तब उसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। अब यदि द्रव्यमान हम जो है 2 kg और बढ़ा देते हैं यानी m+2 कर देते हैं तो टाइम पीरियड हो जाता है 3 सेकेंड। तो आपको बताना है कि जो वस्तु का द्रव्यमान है वो m की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, आपको पता होगा कि m द्रव्यमान का पिंड अगर लटकाया जाता है किसी भी स्प्रिंग से तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई m/k। ठीक है, अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख रहा हूँ केस फर्स्ट, जब आपका t बराबर 2 सेकेंड है और m द्रव्यमान है तो हम कह सकते हैं क्या दोस्तों कि 2 सेकेंड इज इक्वल टू 2 पाई m/k। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही केस सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड द्रव्यमान लेकिन हो जाएगा m+2। ये हो गया 3 सेकेंड इज इक्वल टू 2 पाई m+2/k। यह आ गई सेकेंड इक्वेशन। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में पहली और दूसरी दोनों इक्वेशन है। अगर हम दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में आंसर आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। तो देखिए, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट क्या हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई टाटा बाय बाय, और ऊपर आ जाएगा √m+2 √k भी उड़ जाएगा और यहाँ आ जाएगा √m। अब दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9/4 इज इक्वल टू m+2/m। ठीक है, इधर से m का मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 9m, इधर हो जाएगा 4m+8, ये हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 8। तो m जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू 8/5, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 kg, यानी कि जो वस्तु थी उसका द्रव्यमान कितना था 1.6 kg पहले उसका द्रव्यमान था
और उसके बाद हमने उसके अंदर क्या कर दिया था, तो उसके अंदर हमने जो है एक 2 kg का और बढ़ा दिया, यानी बाद में हमने भार कितना कर दिया था, 3.6 kg भार कर दिया था। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों हमारे एक, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये याद रखना है इस कंडीशन को। तो देखिए क्वेश्चन है कि SHM सरल आवर्त गति में विस्थापन के किस मान पर काइनेटिक एनर्जी एवं स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी PE समान होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी समान होने का केस इसने कहा है। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का केस है बेसिकली ये। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर गुणा A² माइनस Y², यही है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर Y²। समझ में आ गई बात? अब इसको सॉल्व कर लो। चलो तो देखो, हाफ से हाफ, m से m, ओमेगा नॉट स्क्वायर से ओमेगा नॉट स्क्वायर, जो बचा उसको लिख लो। तो बचा क्या है, A² माइनस Y² इज इक्वल टू Y²। ये हो जाएगा A² इज इक्वल टू 2Y²। समझ में आ गई बात? यहाँ से हो जाएगा Y² इज इक्वल टू A² अपॉन में 2। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस A अपॉन √2। ठीक है, और 1 अपॉन √2 की अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि √2 की वैल्यू होती है 1.41। उसमें भी आप 1 का डिवाइड कर रहे हैं, यानी 1 अपॉन में 1.41 की वैल्यू लगभग आ जाएगी 0.708 A। तो हमारा आंसर आ गया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर कब होगी, जब y बराबर 0.708 A होगा। यानी हम लगभग ये कह सकते हैं कि जब वो 70% चला हुआ होगा। क्यों? इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, यानी लगभग ये जब आपका ऑब्जेक्ट या जो आपकी SHM करने वाला जो दोलक है, जो बॉब है, वो जब 70% दूरी ट्रैवल कर चुका होगा मैक्सिमम डिस्टेंस की, यानी उसके आयाम का 70% भाग जब उसने कवर कर लिया होगा, तब आपके उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी। या आपसे यहाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोई पिंड जो है, जो SHM कर रहा है, वो अपने आयाम से कितना दूर होगा जब उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गई होगी। तो वो 30% दूर होगा, या फिर हम पॉइंटों में आंसर दें तो 0.300 लगभग कह सकते हैं। जब इतना दूर होगा वो अपने आयाम से, मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है उससे, तब जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी। तो अब आपने समझा होगा कि भाषा को तो वो कितना भी बदल सकता है। जो हमारा प्रश्न है उसकी भाषाओं को वो बदलेगा। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी भी प्रकार के वर्ड्स यूज कर सकता है। वो कह सकता है आपसे कितना दूर है, कितना पास है। तो इन चीज़ों से आपको नहीं फंसना है, आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले याद है, बस उनको इक्वल करो। y इज इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन √2 आ जाएगा, उसकी वैल्यू निकालो और आगे सॉल्व आप इसको करते जाओ। समझ में आ गई बात?
इससे कई प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जो मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन बुकलेट आप लोगों के लिए जो लॉन्च की जा रही है वो जैसे ही आपको तैयार होती है, फिर आपको उसमें जो है देखने को मिलेगा कि कैसे मैं एक ही क्वेश्चन को आपके सामने अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व भी करवाऊंगा। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है इसके उदाहरण समेत। अब केवल एक टॉपिक रहा है हमारा, इसमें अनुनाद यानी रेजोनेंस। बस वो रेजोनेंस हो जाते ही ये टॉपिक हमारा हो जाएगा एकदम कंप्लीट। अब रेजोनेंस से क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहले वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि आए हुए हैं एग्जाम में। उसके बाद में मैं आप लोगों को जो है वो जो भी उसमें आपके थ्योरी कहाँ से पढ़नी है, क्योंकि उसकी थ्योरी आप अगर एनसीईआरटी या किसी अदर बुक में देखेंगे तो बहुत कम मिलती है। उसकी थ्योरी को आपको मैं अच्छे एडवांस बुकों में से ला करके बता दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो फॉर्मूला आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे टीचर्स तक आपको नहीं बता रहे हैं। जिन्होंने आईआईटी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उन्हें पता होगा, और चूंकि मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन करी है तो वहीं से वो क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, और वो क्वेश्चन पहले एक एग्जाम में भी आया था, इसलिए वो सब हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि आपके 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए। कल लास्ट एक क्लास होगी और 6 टॉपिक आपके फिजिक्स के कंप्लीट हो जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने पेड कोर्स भी लिया है ना दोस्तों अपने पास में, तो जाकर देख लेना कि फिजिक्स इतने अच्छे लेवल से उसकी भी तैयार नहीं हुई होगी और 60% सिलेबस उसका भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। बस आपको ज़रूरत है तो प्लेलिस्ट की एक एक वीडियो को देखने की, एक एक वीडियो से नोट्स बनाने की। मैंने किसी भी वीडियो में आपका एक सेकंड भी कभी वेस्ट नहीं करा है, आपको बहुत अच्छी जानकारी ही देने की कोशिश करी है। ठीक है, और इसी के बदौलत मुझे बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है कि मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 20,000 फैमिली मेम्बर्स हैं, 20,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। बस इससे भी मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं कतई ये नहीं सोचता कि हमारे जो है ऐप लॉन्च करें या वो करें, लेकिन दुख तब होता है दोस्तों जब आप लोग पढ़ाई न करके आप फालतू की चीज़ें पूछते हैं, सर एग्जाम डेट आगे जाएगी या पीछे जाएगी। दोस्त उसके बारे में मत सोचिए। आपके परिवार की स्थिति मेरी परिवार की स्थिति से शायद बिलोंग करती होगी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया, मैंने किसी कोचिंग के बारे में कभी भी नहीं सोचा था और बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन लिया है। तो मैं यही चाहता हूँ, इसीलिए मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि आप बिना कोचिंग के सिलेक्शन ले सकते हो। बिना टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए लोग इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं आपको कि आप सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन हमारी एक आदत है कि हम कोचिंग में जाएंगे तभी सिलेक्शन होगा। और आपको बता दूं जो कोचिंग में जा रहे हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो। चलिए, आज का ज्ञान बहुत हुआ। मुझे लगता है कई स्टूडेंट कह रहे होंगे साहब भाई साहब ज्ञान कम दो, पढ़ाई करवाओ। ठीक है तो भाई थैंक यू। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।